तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 अंक स्तरीय है और कुछ 5 अंक स्तरीय भी प्रश्न हमारे पास है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, यानी कि भूगोल है 10वीं कक्षा का। चैप्टर नंबर 2 से प्रश्न है हमारे पास, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। तो मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि किन किन राज्यों में जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इन मिट्टी में कौन कौन सी फसलें हम कर सकते हैं, कौन कौन सा क्रॉप्स यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। तो देखो सिंपली हमको करना क्या है, जलोढ़ मिट्टी वहीं पर होगा जहाँ पर नदी होगा, नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये बात हमको पता है। और साथ ही साथ हमको ये भी बताना पड़ेगा कि इन मिट्टी में कौन सी फसल हम उगा सकते हैं। देखो जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, और मोटा मोटी देखो बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि हम जानते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन सारे राज्यों से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, बहुत सारी नदियाँ इन राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होगी। तो जलोढ़ मिट्टी में देखो चावल की खेती होगा, जूट की खेती होगा, तंबाकू की खेती होगा और गेहूं की खेती होगा, साथ ही साथ गन्ने की खेती होगी। अगर हम बिहार की बात कर ले तो बिहार में देखो चावल की खेती हो ही जाता है, जूट की खेती भी कमोवेश होता ही है, तंबाकू तो बहुत ज़्यादा होता है, गेहूं और गन्ने की खेती तो होता ही है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि बिहार से होकर के बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। हमने क्या कहा, जलोढ़ मिट्टी उन राज्यों में पाई जाएगी, उन जगहों पे पाई जाएगी जहाँ से नदियाँ गुजरती है या जिन क्षेत्रों में नदी का बहाव होता है। क्योंकि नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये नदी अगर बह रही है तो नदियाँ ही जो है जलोढ़ मिट्टी को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का माध्यम बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये याद रखना है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन है, समोच्च कृषि से क्या समझते हैं। अब समोच्च कृषि क्या होता है ये समझो। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ा सा खेती करना मुश्किल हो जाता है कई कारणों से। जब वर्षा होगा तो पानी क्या होगा, मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ हमारा इस तरह से होगा। अब जब इस पे वर्षा होगा तो पानी क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, जो भी मिट्टी है उसको बहा करके नीचे ले करके चला जाएगा, यानी उपजाऊ मिट्टी चला गया। अब उपजाऊ मिट्टी जब चला जाएगा बह करके तो खेती करना तो संभव नहीं है। दूसरी बात, पहाड़ी क्षेत्रों में हवा भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हवा भी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मिट्टी का अपरदन होता रहता है, यानी कि मिट्टी का ऊपरी परत जो है वो हवा के कारण हो या बारिश का जो पानी होता है ऊपर से नीचे की ओर आता है इस कारण से हो, मिट्टी बह करके ऊपरी परत मिट्टी का बह करके चला जाता है। अब जो भी मिट्टी में उपजाऊपन होता है, जो भी पोषक तत्व होता है फसलों के लिए, वो किस में होता है, वो मुख्य रूप से मिट्टी के ऊपरी परत में ही पाया जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए है ना, समोच्च कृषि या सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। अब समोच्च कृषि में करते क्या है, समोच्च कृषि में देखो सीढ़ी की तरह खेत को बनाया जाता है। किस तरह से, सीढ़ी की तरह खेत को बनाया जाता है और एक वृत्ताकार, देखो ये यहाँ दिख रहा है ना, वृत्ताकार है ना, इसलिए इसको समोच्च बोला गया। एक वृत्ताकार रूप दे दिया जाता है ताकि जब भी बारिश हो ना, तो बारिश अगर मान लो मिट्टी को लेकर के जाता है तो यहाँ से यहाँ रुकेगा कुछ मिट्टी, यहाँ से यहाँ भी कुछ मिट्टी रुकेगा, यहाँ से यहाँ भी कुछ मिट्टी रुकेगा, यहाँ से यहाँ भी कुछ मिट्टी रुकेगा। इस तरह से मिट्टी का बहाव जो है धीरे धीरे होता है, जिस कारण से मिट्टी बच जाता है। मिट्टी पूरी मिट्टी का अपरदन नहीं होगा, हाँ होगा सही, लेकिन बहुत कम अपरदन होगा समोच्च कृषि। तो 2-3 बातों को हमने यहाँ पर देखा। क्या क्या, पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ी नुमा ढाल बना करके की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। देखो सीढ़ी नुमा ढाल है ना, तो इसी प्रकार की खेती को पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। क्योंकि दूसरे जगह अगर मैदानी क्षेत्र है तो मिट्टी का अपरदन होगा भी, तो सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे तो और तेजी से मिट्टी का अपरदन होने लगेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है समोच्च कृषि। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि समोच्च कृषि कहाँ पर किया जाता है, किन क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। समोच्च कृषि में करते क्या है,
समोच्च कृषि में हम सीढ़ी नुमा ढाल वाला खेत बनाते हैं जिससे कि मिट्टी का अपरदन रोका जा सके। समझ में आ गया जी? चलो जी, बहुत बढ़िया। पहले क्वेश्चन को देख ले। आओ, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? अब देखो, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में जो है पट्टिका कृषि की जाती है। अब पट्टिका कृषि क्या होता है? तो मान लो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ बीच में फसल होगा, यहाँ फसल होगा, यहाँ फसल होगा, यहाँ फसल होगा, यहाँ फसल होगा, और इस बीच में हमको क्या नजर आ रहा है? इस बीच में देखो घास लगा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि फसलों के बीच जब हम घास लगा देते हैं तो उसको हम लोग घास की पट्टी लगा देते हैं, तो उसको हम लोग पट्टिका कृषि कहते हैं। अब भाई, फसलों के बीच में घास की पट्टी क्यों लगाएंगे? ये भी प्रश्न तो हमारे मन में आता है। देखो, फसलों के बीच में घास की पट्टी इसलिए लगाया जाता है ताकि जब हवा बहे ना तो वहाँ से मिट्टी का अपरदन नहीं हो। जाहिर सी बात है, जहाँ पर हवा बहुत तेज चलती होगी वहाँ पर मिट्टी का बहाव, हवा के साथ बहाव होता होगा, यानी मिट्टी का ऊपरी परत क्या होगा? कट करके चला जाएगा हवा के साथ। तो यहाँ से अपरदन को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए यहाँ पर जो है इस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। यानी पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? तो पट्टिका कृषि यहाँ पर अपनाई जाएगी। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी है, जिसमें फसलों के बीच घास की पट्टी लगाई जाती है। अभी हमने बताया, जिससे मृदा अपरदन रुक जाता है या कम हो जाता है। समझ में आ गया जी? ठीक है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? ठीक है, और यहाँ की मृदा की क्या विशेषताएं हैं? पहली बात तो यह है कि नदी डेल्टा होता क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। जब कोई नदी बहती है और उसके रास्ते में कोई अगर थोड़ा सा भी रुकावट आ जाए तो वो भी प्रकार की आकृति बना लेती है, भी प्रकार की, जिसको हम लोग नदी डेल्टा कहते हैं। अब देखो, जैसे ये नदी बह करके आ रही है, अब यहाँ से थोड़ा सा रुकावट उत्पन्न हुआ तो ये किस प्रकार भी प्रकार की आकृति बना ली, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नदी डेल्टा। तो क्वेश्चन है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? तो अब यहाँ से देखो किन किन भागों में नदी डेल्टा, जहाँ जहाँ नदी निकलेगी, नदी बहेगी, जहाँ जहाँ से होकर नदी डेल्टा का विकास वहाँ पर होगा। तो देखो, मुख्य रूप से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के द्वारा जो है नदी डेल्टा का विकास हुआ है। कौन कौन सी नदी है देखो जरा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण हुआ है। अब यहाँ की मिट्टी में बात करेंगे, यानी कि जिन भागों में नदी डेल्टा का निर्माण हुआ है, डेल्टा का निर्माण हुआ है, वहाँ की मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व पाया जाता है। कौन कौन से? पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व है। अब पोटास, फास्फोरस और चूना है क्या? हमको पता है कि किसी भी पेड़ को उगने के लिए ना पोषक तत्व की आवश्यकता होती है ना? तो ये पोषक तत्व भी क्या है? पोटास, फास्फोरस और चूना भी पोषक तत्व का ही रूप है। ठीक है, और इन मिट्टी जहाँ पर नदी डेल्टा बनता है ना, यहाँ की मिट्टी जो होती है ना काफ़ी उपजाऊ होती है, जिसके कारण यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट देखे जी, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? यहाँ पर 2-3 बात हमको समझना है। सबसे पहले फसल चक्रण होता क्या है ये भी समझते हैं, ताकि अगर पूछ दे फसल चक्रण क्या है तो उसका भी आंसर हम लिख सकें। दूसरा बात है मृदा संरक्षण क्या है, और तीसरा क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो तीनों प्रश्नों को हम एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, फसल चक्रण है क्या? तो फसल चक्रण का मतलब होता है 2 या 3 फसल के बाद या एक फसल के बाद जब हम दलहन या तिलहन की फसल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फसल चक्रण। सपोज मान लेते हैं हमने गेहूं उगाया, गेहूं उगाने के बाद हमने मकई उगाया, और मकई उगाने के बाद हमने सरसों उगा दिया, तो ये तिलहन आ गया। गेहूं आया, मकई आया, फिर तिलहन आ गया। इसके बाद मान लो हमने ज्वार उगाया, ज्वार के बाद हमने क्या उगा ले, गेहूं उगा लिया, या ज्वार के बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, चना उगा लेते हैं, और चना के बाद हम फिर गेहूं उगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक फसल के बाद क्या है, दलहन है, फिर गेहूं है। तो इस प्रकार से जो खेती करते हैं ना, इसको बोलते हैं फसल चक्रण। ठीक है, यानी फसल को बदल बदल के करेंगे, 1 या 2 या 3 फसल के बाद हमको दलहन या तिलहन की खेती करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग फसल चक्रण कहते हैं।
दूसरी बात है मृदा संरक्षण है क्या, तो मृदा संरक्षण को हम समझते हैं यहाँ से। मृदा संरक्षण, देखो मृदा संरक्षण का मतलब होता है मृदा को बचाना, मृदा को बचाना। अब मृदा को बचाएंगे, मृदा यानी कि मिट्टी को बचाना। तब सवाल उठता है मिट्टी को कैसे बचाया जाता है, मिट्टी तो खराब होता नहीं है तो मिट्टी को बचाएंगे कैसे। मिट्टी का खराब होने का मतलब होता है उसकी उपजाऊपन कम हो जाना, यानी जो उर्वरता शक्ति है वो कम हो जाना। और वो कब कम क्यों होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होगी, ठीक है, अगर हम देखेंगे मिट्टी में पोषक तत्व यदि कम होगा, ठीक है, कम होगा तो यहाँ क्या होगा, मिट्टी का निम्नीकरण होगा। निम्नीकरण मतलब मिट्टी का उपजाऊपन खत्म होता चला जाएगा, यानी कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होगी। जो भी पोषक तत्व पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, चूना, ये सारा पोषक तत्व मिट्टी में पाया जाता है। अगर इनकी कमी हो जाएगी मिट्टी में तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। अब किन किन कारणों से उपजाऊ शक्ति कम होता है ये भी हमको जान लेना है। तो ये कम होता है हमारा एक ही फसल यदि बार बार करते हैं, एक ही फसल यदि हम बार बार करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाता है। दूसरी बात है यदि हम चारागाह के रूप में भूमि का प्रयोग करते हैं तो उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाता है, मतलब मवेशियों को चराने के लिए यदि भूमि का उपयोग करते हैं तो उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाता है। बहुत अधिक समय तक यदि जल जमाव रहता है, बहुत अधिक समय तक यदि जल जमाव होता है तो मिट्टी को उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। अगर किसी खेत को परती भी छोड़ दिया जाए बहुत लंबे समय के लिए तो भी परती छोड़ना, अवश्य परती छोड़ना एक सीजन या 2 सीजन के लिए चलो बहुत बढ़िया होता है, उपजाऊपन उसका लौट आता है। लेकिन यदि कई सीजन तक के लिए परती छोड़ दिया जाए, कई सालों तक के लिए परती छोड़ा जाए तो भी उपजाऊ शक्ति इसमें मिट्टी की कम हो जाती है। अब सवाल उठता है फसल चक्रण द्वारा मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है। तो हमने फसल चक्रण बताया, फसल को अदल बदल कर और 1 या 2 फसल के बाद जो है हमको दलहन या तिलहन की खेती करते हैं। अब 1 या 2 फसल के बाद दलहन या तिलहन की खेती क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम दलहन और तिलहन की खेती करते हैं ना और फसल बदल बदल के करते हैं तो इस स्थिति में होता क्या है, मिट्टी की जो पोषक तत्व है ना, फसल चक्रण से क्या होता है भी समझना है हमको। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। क्या बनी रहेगी, उर्वरता शक्ति जो है वो फसल चक्रण से बनी रहेगी, यानी कि मिट्टी का उपजाऊपन जो है वो फसल चक्रण के द्वारा बनी रहती है ना। अलग अलग फसल करेंगे और 2 फसलों के बीच में या तो दलहन उगा ले या तिलहन लगा ले, तो अलग अलग फसल करेंगे तो होगा क्या कि अलग अलग पोषक तत्वों का प्रयोग होगा। एक पोषक तत्व खत्म होगा उससे पहले दूसरा पोषक तत्व आ जाएगा मिट्टी में कहीं ना कहीं से, मतलब पेड़ पौधे के जरिए ही आता है। जैसे दलहन फसलों के जलों में राइजोबियम नामक का जीवाणु होता है। कौन सा, राइजोबियम। अब ये नाइट्रोजन के लिए उत्तरदायी है कि दलहन यानी कि हमारे मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है वो कहाँ से आता है। अगर हम दलहन की खेती करते हैं तो राइजोबियम जीवाणु आएगा, और राइजोबियम जीवाणु आएगा तो वो नाइट्रोजन लाएगा अपने साथ, नाइट्रोजन की उत्पत्ति करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फसल चक्रण मिट्टी के संरक्षण में यानी कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रखने में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये आंसर यहाँ से हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले समझना क्या है, प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे, फिर हमको समझ में आएगा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो प्राकृतिक संसाधन मतलब वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक के रूप से मुफ्त मिला है, जैसे कि जल हो गया, जैसे कि हवा हो गया, जैसे कि और भी होगा जंगल हो गया, और मतलब जंगल मतलब वन हो गया। इसी तरह से नदी जल तो आ ही गया तो जल नदियाँ में आ ही जाता है। तो ये मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन है। अब सवाल उठता है अगर ये प्राकृतिक संसाधन है तो इनका संरक्षण क्यों जरूरी है ना। अब हम आंसर देख लेते हैं।
तो अभी देखो प्राकृतिक संसाधन में दो प्रकार के संसाधन हमारे पास है, एक तो है नवीकरण संसाधन है। तो नवीकरण वैसा संसाधन है जो बनता रहता है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये सारे नवीकरण। दूसरा होता है अनवीकरण संसाधन। अब अनवीकरण संसाधन वैसा संसाधन है जिसका निर्माण या तो लंबे समय में होता है या होता ही नहीं है, जैसे कि एलपीजी हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घर में हम खाना बनाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सारे अनवीकरण संसाधन हैं। मतलब यदि अनवीकरण संसाधन को एक बार हम यदि प्रयोग करके खत्म कर ले तो निश्चित तौर पर ये लंबे समय तक इसका निर्माण संभव नहीं है। अब यदि हम इनका उपयोग करते रहना चाहते हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है, एक तो प्राकृतिक का संतुलन बना रहेगा, यानी कि अगर मान लो पेड़ पौधे भी चूंकि नवीकरण ही मानते हैं अभी हम, पेड़ पौधा, हवा, पानी सारा नवीकरण है, लेकिन इसको इस प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो पानी भी क्या होगा, एक पर्याप्त सीजन के लिए खत्म हो जाएगा। हवा दूषित कर देंगे, हवा खराब हो जाएगा। पेड़ पौधे काट देंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी तरह से लिक्विड एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को खर्च करें तो वो खत्म होने के बाद बनेगा नहीं। पेट्रोल का खर्च तेजी से करेंगे वो भी नहीं बनेगा, और लास्ट में हमारा कोयला, ये भी नहीं बनेगा दोबारा। तो इसलिए इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन तक ये संसाधन सुरक्षित पहुंच सके और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रह सके। तो ये क्वेश्चन था हमारा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें, या खादर और बांगर क्या होता है ये हमको समझना है। देखो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। खादर और बांगर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से नए जलोढ़ मिट्टी और पुराना जलोढ़ मिट्टी क्या होता है ये भी समझो। तो हमको पता है कि जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब नदी के, जाहिर सी बात है, नदी के द्वारा जो तुरंत बहा करके लाया गया है हाल फिलहाल में, उसको हम लोग नए जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। कौन सा? नए जलोढ़ मिट्टी। और कुछ समय पहले जो बहा करके लाया गया है उसको हम लोग बोलेंगे पुराने जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया, नवीन या नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होता है। अब ये जो खादर मिट्टी होता है ना, कहाँ गया, खादर मिट्टी जो होता है ये बांगर से अधिक उपजाऊ होता है, ठीक है, जबकि बांगर खादर से कम उपजाऊ होता है। मतलब यदि खादर में हम फसल लगाते हैं तो फसल अच्छा होगा, लेकिन जब हम बांगर में फसल लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, खादर इतना अच्छा नहीं होगा। तो गया तीसरा नंबर देखेंगे, खादर मिट्टी चिकनी होती है और इसमें कैल्शियम का अभाव होता है। जो खादर होता है इसके कण छोटे छोटे होते हैं, जो ये खादर ये वाला होगा, और जो बांगर होता है उसमें उसके कण जो है वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, देखो यहाँ पर खादर में कैल्शियम का अभाव होता है, जबकि बांगर में साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, जबकि बांगर में कंकर होते हैं, साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। जो बांगर नजर आ रहा है ना, बांगर में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा और कंकरीला होगा। ये मिट्टी बांगर जो है कंकर वाला होगा, इसके कण थोड़ा बड़े होंगे और खादर का कण थोड़ा छोटा होगा, जिसके कारण से खादर जो उपजाऊ होता है बांगर उतना उपजाऊ नहीं होता है। तो ये खादर और बांगर में अंतर था, समझ में आ गया। चलो जी आगे देख लेते हैं। मृदा निर्माण के कारकों को लिखे। अब देखो मृदा निर्माण के कारक का कहने का मतलब है कि मिट्टी बनने में, एक तो मिट्टी का बनना जो है ना एक लंबा प्रोसेस है, इतनी आसानी से मिट्टी का निर्माण होता नहीं है, एक लंबे समय में मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी के बनने में कौन कौन सी बातें हैं जो सहायता करती है, तो हम यहाँ पर देखेंगे मिट्टी के बनने में हमको नदी का बहाव सहायता करता है, ठीक है। नदी जब बहेगा तो अपने रास्ते में आने वाले जो भी वस्तु है, कंकर है, पत्थर है, बड़े बड़े चट्टान है, उसको घिसता हुआ चला जाएगा, यानी कि उसको छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ता हुआ चला जाएगा, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा है तापमान।
हमको पता है किसी भी क्षेत्र का तापमान हमेशा लगभग एक जैसा नहीं रहता है। अब जब तापमान घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, तो किसी भी वस्तु में क्या होगा, किसी भी वस्तु का टूटना चालू हो जाएगा। ठीक है। तीसरा बात है तापमान के अलावा तीसरा बात जो है वो है अपघटन। अपघटन क्या होता है? अपघटन मतलब कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं, जो कोई भी जीव मर जाए या जो पत्ता नीचे गिर गया है पेड़ से टूट करके, या जो टहनियाँ है उसको सराहने का काम करता है, जो छोटे छोटे जीव होता है, और ये सरा करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है। फिर होता है हिमनद। हिमनद, हिमनद मतलब हुआ बर्फ की नदी। अब ये बर्फ की नदी है, यह भी अपने साथ जो है पेड़ पौधे छोटे छोटे जीवों को बहा करके दूर तक ले जाती है, और धीरे धीरे जो अपघटक जीव है उसको तोड़ के छोटे 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 कणों में विभाजित कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी का निर्माण होता है। तो हमने क्या कहा, मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है? तापमान में परिवर्तन, जल का बहाव, हिमनद, अपघटक, ये सारी क्रियाएं जो है मिट्टी के निर्माण में सहायक हैं। तो मिट्टी के निर्माण में जैव, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो जैव और अजैव होगा, जैव और अजैव। तो मिट्टी के निर्माण में जैव और अजैव दोनों ही कारक महत्वपूर्ण है। जैव का मतलब क्या होता है? जो जीवित है यानी सजीव, और निर्जीव, अजैव का मतलब है निर्जीव, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों का अपना अहम स्थान है मिट्टी के निर्माण में। ये बातें समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जलक्रांता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? अगर हम इसको समझना चाहें ना, जलक्रांता, जलक्रांता है क्या? क्रांतता, तो जलक्रांता में देखो, अगर किसी भी जगह पर एक लंबे समय तक यदि पानी जमा रहता है ना, जल का जमाव हो जाए, क्या हो जाए? जल का जमाव हो जाए, तो उस मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। हमने क्या कहा, किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि लंबे समय तक पानी जमा रहता है, जिससे उस क्षेत्र की मिट्टी में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है, लवण की मात्रा और क्षार की मात्रा बढ़ जाता है, जिसको ही हम लोग जलक्रांता कहते हैं। अब जलक्रांता उत्पन्न क्यों होता है? तो यहाँ पर देखो, जलक्रांता अधिक सिंचाई करेंगे तो जल का जमाव हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, मिट्टी की लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है, इसके कारण मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ हो जाती है, यानी कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति यानी उपज की जो शक्ति होती है ये बढ़ जाती है। मृदा अपरदन, ये तो जलक्रांता की बात हो गया। मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? अब हमको पता है कि किसी भी क्षेत्र में यदि जल का जमाव होगा ना, तो वहां से धीरे धीरे मिट्टी का भी कटना शुरू हो जाएगा, ये भी बात समझो। ठीक है, तो मिट्टी का ऊपरी परत धीरे धीरे, खास करके ऐसा तब होगा जब जल का जमाव भी है और जल गतिशील है। यदि जल गतिशील है मतलब समझो इसको कि पानी यहाँ से, मान लो इस भाग में जल का जमाव है, ठीक है, और यहाँ से पानी जो है नदी या कोई नाला है जिससे पानी बह करके आ रही है और यहाँ से निकल रही है। अब यहाँ पर जल का जमाव है, ये पता है हमको, तो होगा क्या, कुछ ना कुछ मिट्टी बह करके हमेशा दूसरे भाग में जाता हुआ चला जाएगा। अब इस स्थिति में जाहिर सी बात है इसके ऊपरी परत वाला मिट्टी क्या होगा, धीरे धीरे बह करके निकलता चला जाएगा। अब धीरे धीरे बह करके निकलता चला जाएगा तो हमको पता है मिट्टी की ऊपरी परत ही है वो उपजाऊ होती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और ऐसे भी जल अधिक समय तक जमाव रहने से क्या होगा, मृदा अपरदन तो होगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो है जलक्रांता भी उत्पन्न हो जाएगी। और जलक्रांता जब उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगी, हम वहाँ पर फसल अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा, जलक्रांता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है, स्पष्ट करें। ये बात तो फैक्ट है कि भारत में बहुत ज्यादा पशुधन है। पशुधन का मतलब क्या है, पशु। भारत में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं मुख्य रूप से, जिसको हम लोग जीवन यापन के लिए प्रयोग करते हैं? भेड़,
उसके बाद ले सकते हैं बकरी, उसके बाद मुर्गा मुर्गी, उसके बाद गाय भैंस। तो इन सारे जीवों को मुख्य रूप से हम पालने का काम करते हैं जिससे कि हमको आय की प्राप्ति हो सके। अब भारत के अंदर बहुत ज़्यादा पशुधन है, मतलब पशुओं की संख्या भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी गाय भैंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बहुत कम है। मतलब इससे जो हमको आय होता है, इससे जो हमारी कमाई होती है, जो इनकम होती है वो बहुत कम है। इसका कारण क्या है? तो जरा इसके कारण की बात कर ले। उष्ण जलवायु, सबसे पहला तो यहाँ की जलवायु उष्ण है, मतलब गर्म जलवायु है, जिसके कारण यहाँ की जो उत्पादकता है पशुओं की वो कम हो जाती है। दूसरी बात है कि यहाँ पर अच्छी किस्म के पशुओं का अभाव है। जब हम पशु पालते हैं तो आई एम श्योर कि हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ पर लोग ये देख के, बहुत कम लोग पशुओं को पालते हैं कि कौन सी किस्म का नस्ल है। अगर मान लो एक गाय पाल रहे हैं तो कितने ऐसे लोग होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो विचार करे, जो इस बात पर ध्यान दे गाय की नस्ल क्या है, या उनको ये पता हो कि कौन सी गाय का नस्ल लेंगे तो हमारा दूध ज़्यादा आएगा। ठीक है, बकरी का नस्ल क्या है, बकरी का नस्ल, कौन से बकरी का नस्ल लेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। कितने ऐसे लोग होंगे जो ध्यान देते होंगे? बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके पशुपालन करते हैं। अगर इन सारी बातों की जानकारी यदि हमको हो जाती है तो निश्चित तौर पर उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगा। तो पहले बात तो गर्म जलवायु, दूसरी बात अच्छी नस्ल हमारे पास होता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं होता है, जिसके कारण यदि हम काम भी करते तो हमारे पास उतना आय नहीं आ पाता है। तीसरी बात है, अगर हम पशु पाल भी ले तो किन पशुओं को क्या खिलाना चाहिए और कहाँ उपलब्ध होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके ऐसा होता है, पशुपालन जो भी व्यक्ति करते हैं निश्चित तौर पर जो भी मिलता है वो पशुओं को दे दिया जाता है। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, जबकि हमको क्या करना है, पशु के बारे में जानकारी होना चाहिए। किस मौसम में पशु को क्या खिलाया जाए, किस प्रकार का चारा खिलाया जाए, ये सारी बातों की जानकारी यदि रखेंगे तो पशुओं की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन निर्वाह के रूप में पशु को पालना शुरू कर देते हैं। मतलब 2 बकरी पाल लिए, 2 बकरी पाल रखे हैं, 1 गाय पाल रखे हैं और इससे जीवन ठीक ठाक चल जा रहा है। हम इससे व्यापार करने के बारे में नहीं सोच रहे, हम इससे बिजनेस करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर हम सोचेंगे नहीं बिजनेस और व्यापार करने के बारे में तो फिर हमारा बिजनेस व्यापार आगे बढ़ेगा कैसे? तो जीवन निर्वाह के रूप में लेने का मतलब है जीवन कट रहा है पशुओं को पालने से, बस काट रहे हैं, हम उसमें काम नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से अपना जीवन चला रहे हैं। फिर तकनीक ज्ञान और शिक्षा का अभाव, और सबका जड़ यही है। 5वां जो रीजन है, यदि हमारे पास ज्ञान और शिक्षा ये आ जाए ना तो पशुपालन क्या हर एक क्षेत्र में हम अच्छा कर सकते हैं। तो ये 5 रीजन हैं जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है हमारे पास पशुधन यानी गाय बकरी मुर्गा मुर्गी भैंस, ये सारे बहुत अधिक मात्रा में होने के बावजूद भी इनका जो योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में, इनसे जो हमें आय प्राप्त होती है वो बहुत कम प्राप्त होती है। ये समझ में आ गया? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मृदा संरक्षण पर निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन भी आया है, ये कितना बार पूछा जा चुका है, ये हमको देखना है। मृदा संरक्षण, अब देखो सबसे मृदा संरक्षण पर निबंध लिखना है तो यहाँ पर चर्चा करना पड़ेगा मृदा अपर्दन का और निम्नीकरण का, मृदा के निम्नीकरण का, इन 2 बातों के बारे में हमको चर्चा करना पड़ेगा। तो मृदा अपर्दन का मतलब हम इससे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मृदा अपर्दन का मतलब होता है जब मिट्टी का ऊपरी परत किसी कारण से, या हवा के कारण हो, बाढ़ के कारण हो या किसी अन्य कारण से हो, जब कट करके चला जाता है, उड़ करके चला जाता है, उसको हम लोग मृदा अपर्दन बोलते हैं। मृदा अपर्दन में होगा क्या, मृदा की उपजाऊपन जो है वो कम हो जाएगा। क्या होगा? मृदा अपर्दन के कारण मृदा का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, मृदा अपर्दन समझ में आ गया। मृदा का निम्नीकरण का भी मतलब होता है मिट्टी को जो उपजाऊपन है उसमें किसी न किसी कारण से यदि कमी आ रहा है तो मृदा का वो निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, अब जरूरी क्यों है मृदा संरक्षण, जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो
भारत जो है ना एक कृषि प्रधान देश है। कौन सा? कृषि प्रधान देश है बाबू। मतलब यहाँ पर अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो है या तो कृषि से आय की प्राप्ति करते हैं या कृषि संबंधी काम से या पशुपालन से आय प्राप्त करते हैं। कृषि संबंधी कामों से आय प्राप्त करते हैं, जीवन चलाते हैं, या पशुपालन से अपना जीवन चलाते हैं। अगर हम मृदा संरक्षण के बारे में सोचे ही नहीं, मृदा अगर खराब होता चला जाएगा तो जाहिर तौर पर हम मृदा में खेती नहीं कर पाएंगे। फिर समस्या उत्पन्न ये हुआ कि जो लोग खेती करके अपना जीवन चलाते थे, जो लोग पशुपालन करके अपना जीवन चलाते थे, उनको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरी बात है, अगर हम खेती नहीं भी करें, सारे लोग दूसरे कामों में भी लग जाए, तो हमारे देश की जनसंख्या ऑलमोस्ट जो है लगभग 140 करोड़ के आसपास है। अब 140 करोड़ की जनसंख्या को संभालने के लिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि किसी बाहर से इतना सारा अनाज खरीद के ला सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो खेती हो रही है ना हमारे देश में, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, वो किसान भाई लोग जो है बहुत ज़्यादा हम लोगों पे एहसान कर रहे हैं, वो कि खेती कर रहे हैं और खुद मुश्किल में रह करके तरह तरह की समस्याओं का सामना कर करके हमारे लिए फसल को उगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है खेती। ठीक है, और 140 करोड़ लोगों की पेट भरते हैं, तो ये संभव नहीं है। अगर हम दूसरे देश से इतना अनाज आयात भी करें तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। जो गेहूँ हमारे यहाँ अभी मान लो 2000 रुपये क्विंटल मिल जाता है ना, तो वो गेहूँ यदि हम बाहर से मंगाएं तो हो सकता है 4000 रुपये पड़ जाए। तो उस स्थिति में क्या होगा, बहुत ज़्यादा महंगाई हमारे देश में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि मृदा संरक्षण यानी मृदा को बचाना क्यों ज़रूरी है। मृदा को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। पशुपालन करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, खेती करने वाले लोग रहते हैं। अगर धीरे धीरे मिट्टी को उपजाऊपन कम हो जाए तो लोगों के साथ समस्या होने लगेंगे। तो मृदा अपरदन से संरक्षण करने के लिए क्या कर सकते हैं, या मृदा अपरदन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, घास लगा सकते हैं, घास लगा सकते हैं, पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। ठीक है, फसल चक्रण कर सकते हैं। फसल चक्रण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मृदा की जो गुणवत्ता है उसको हम लोग बनाए रख सकते हैं। तो इन सारी बातों पर यदि ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो मृदा अपरदन रुकेगा। ठीक है, तो ये था 3 नंबर क्वेश्चन, मृदा संरक्षण पर निबंध लिखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।